अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ना मैं लॉयर हूं और ना मैं कंसल्टेंट और ना मेरी कोई किसी किस्म की फ़ीस है और ना मेरे नाम पे अगर कोई बंदा आपसे फ़ीस चार्ज करता है तो वो फ़ीस भी गलत है। मैं यहाँ पे जो कुछ भी बताता हूँ ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बताता हूँ और अपनी रिसर्च पे बताता हूँ या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बताता हूँ। इसका लीगल एडवाइस के साथ ताल्लुक़ नहीं है, इसको लीगल एडवाइस के तौर पे कंसिडर ना किया जाए। अगर आपने लीगल एडवाइस लेनी है तो उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, उसके लिए आपको किसी लीगल एक्सपर्ट से रब्ता करना पड़ेगा। और मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन देता हूँ इसका मकसद ये होता है कि अगर आप किसी एजेंट के पास जाने लगे हैं तो आप खुद करें और अपना काम खुद करें। अगर आप अपना काम खुद करके यहाँ पर आते हैं तो यही मेरी फ़ीस है और यही मेरे लिए बाइस से इफ्तिखार है। आज की वीडियो शुरू करते हैं। बेशुमार लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए हैं, हालांकि मैंने लास्ट वीक में भी रिप्लाई किया था, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स की तादाद इतनी है कि उनको साथ साथ एड्रेस करना ही अच्छा है। तो पहला क्वेश्चन है जी कि होटल्स और इंश्योरेंस के बारे में बताएं। अगर विजिट वीज़ा के हवाले से आप पूछते हैं तो विजिट वीज़ा के लिए इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट, कनाडा विजिट वीज़ा के लिए इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप करवाते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट विजिट वीज़ा के लिए इंश्योरेंस नहीं मांगती। उन्होंने अपनी चेक लिस्ट में कहीं भी इंश्योरेंस का नहीं लिखा हुआ। अगर आप करवाते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी रही बात हॉस्टल्स की या होटल्स की, तो वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं और उसकी भी आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बेशुमार ऑप्शंस हैं, आपके पास एयरबीएनबी है, आपके पास booking.com है, काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं जहाँ से आप फ्री कैंसिलेशन में या बग़ैर पैसों के भी बुक कर सकते हैं। वो बेसिकली टेंटेटिव बुकिंग्स होती हैं, ताकि मकसद ये होता है कि आपको पता हो कि आपने जाना कहाँ है और उसकी क्या सर्विस चार्जेस क्या हैं, उनके रेंट्स वगैरह क्या हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब्स। क्या कैलगरी में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब्स हैं या किस प्रोविंस में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब्स हैं? तो इसका जवाब मैं आपको रेफ़र करूंगा दोबारा उस वीडियो की तरफ जो मैंने वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स के हवाले से बनाई थी। काइंडली उस वीडियो को देख लें जहां पे मैंने शेफ़ डाला था टाइटल में। आपसे गुजारिश है कि आप वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्कर डालें, आपको पता चल जाएगा अल्बर्टा में कितनी जॉब्स हैं, आपको पता चल जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया में कितनी हैं, ओंटारियो में कितनी हैं, आपको सारे प्रोविंसेस की डिटेल सामने आ जाएगी। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपने कंस्ट्रक्शन के लिए अगर जाना है तो किस प्रोविंस में ज़्यादा जॉब्स हैं। उसके बाद असाइलम अगर एक्सेप्ट हो जाए तो काम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने किया है। अगर असाइलम एक्सेप्ट हो जाता है तो काम कर सकते हैं। देखें, जब आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो इनिशियल हेयरिंग के बाद, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी जो फर्स्ट हेयरिंग होती है, जो आते सार हो जाती है, महीने 2 महीने के अंदर अंदर हो जाती है, उसके बाद और वो आपको दे देते हैं, एक आईडी दे देते हैं जिस पे आपकी तस्वीर लगी होती है। उसके महीने 2 महीने बाद अमूमन, और साथ ही अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ हो, जिस जगह से आप अप्लाई करते हैं, जिस भी एक्सपर्ट के ज़रिए या जिस भी प्रोफेशनल के ज़रिए, तो नॉर्मली जब वो आप केस अप्लाई करते हैं तो वो आपका वर्क परमिट भी साथ ही अप्लाई कर देते हैं। जब आपको ब्राउन आईडी मिलती है या आपको जो तस्वीर वाली आईडी मिलती है आपकी फ़र्स्ट हेयरिंग के बाद, उसके लगभग महीने 1.5 महीने के अंदर, यानी कि 4 से 8 हफ्ते के अंदर अमूमन आ जाता है। कुछ केसेस में थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन अमूमन जो असाइलम के बाद, वर्क परमिट, ब्राउन आईडी के बाद, तकरीबन, मैं अल्बर्टा की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 2-1 महीने लग जाते हैं उसमें, यानी कि 4 to 8 वीक्स। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है जी कि विज़िट अगर टोरंटो का हो और अगर बंदा बाद में चेंज करना चाहे, किसी और जगह जाना चाहे, तो क्या वो जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। कनाडा का वीज़ा जब एंट्री मिलती है तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको अमूमन 6 महीने की एंट्री देता है। 6 महीने की एंट्री देने का मकसद यही होता है कि कनाडा बहुत बड़ा है। 6 महीने में आप कनाडा के काफ़ी सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपने टोरंटो आए हैं और आपको नहीं पता था कि कोई इवेंट है या कोई जगह ऐसी है जहाँ पे, फॉर इंस्टेंस, अगर क्यूबेक में कोई इवेंट है और आप वहाँ जाना चाहते हैं, या वैसे भी आप इवेंट नहीं भी है, आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो आप क्यूबेक भी जा सकते हैं। उसी
वीज़ा के अंदर अंदर। अगर आप कैलगरी आना चाहें, आप बैफ आना चाहें, जेस्पर आना चाहें, आप वैंकूवर जाना चाहें, हैलीफैक्स जाना चाहें, आप हर जगह जा सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। जब आपको इमिग्रेशन ऑफिसर एयरपोर्ट पे एंट्री देता है तो वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं देता, वो पूरे कनाडा के लिए देता है। अब रहा ये सवाल कि जनाब हम आए तो टोरंटो के लिए हैं, हमारा प्लान टोरंटो के लिए, और हमने कैलगरी जाना है या हमने BC जाना है, और इसके लिए हमें एयर कनाडा या हमें कोई लोकल फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है? तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में इमिग्रेशन इन्वॉल्व नहीं होती है अमूमन। और अगर इन केस वो पूछ ही नहीं सकते, अगर वो देखते भी हैं तो आपके पास वैलिड वीज़ा है पूरे कनाडा का, तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कनाडा में एंट्री के बाद आप कनाडा के एक कोने से दूसरे कोने तक फ्रीली मूव कर सकते हैं। वो फिर कह रहा हूँ, किसी शहर का वीज़ा नहीं होता, किसी स्टेट का वीज़ा नहीं होता, किसी प्रोविंस का वीज़ा नहीं होता, पूरे कनाडा का वीज़ा होता है। और पूरे कनाडा में आप फ्री टू मूव हैं कि आप कहीं भी आज़ादी के साथ किसी भी जगह जाना चाहें, बाय एयर जाना चाहें, बाय लैंड जाना चाहें, बाय ट्रेन जाना चाहें, बाय सी जाना चाहें, आप विद इन कनाडा मूव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन होना उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर चाहिए। अगर आपका टाइम पीरियड ओवर हो गया, 6 महीने का वीज़ा था और ओवर स्टे हो गए, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, फिर आप नहीं जा सकते, क्योंकि फिर आप पे लिमिटेशन लग चुकी है और आप इलीगल हो चुके हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इनविटेशन लेटर कितने टाइम तक वैलिड रहता है? देखें, अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया था और वीज़ा आपको इनविटेशन लेटर पे मिल चुका है, तो आपके पास वीज़ा है तो आप आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अब आपके किसी भांजे की, भतीजे की बर्थडे थी या कोई शादी थी और वो किसी वजह से आप नहीं आ सके उसमें, तो आप बाद में भी आ सकते हैं, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप उनको लॉजिक दे सकते हैं, आपका प्रॉब्लम था, उनका प्रॉब्लम था, या इवन कि बाज़ औक़ात वीज़ा लेट हो जाता है, किसी वजह से उनकी प्रोसेसिंग में लेट हो जाता है, तो आप कह सकते हैं जी कि आप लेट हुआ है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये मुझे वीज़ा लेट मिला है और मैं अब जाके उनको, जो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अगर शादी हुई है या जो भी, आप उसकी लॉजिकल रीज़न दे सकते हैं, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है। वीज़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास वीज़ा होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जी कि हाउ टू बुक डमी टिकट्स फॉर कनाडा। हर जो एयरलाइन है वो तकरीबन 1 से 2 दिन के लिए आपको टिकट्स दे देती है, आप उस पर भी बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप, यानी कि 2 से 3 दिन की, बेसिकली ये टेंटेटिव ही होती है और इसको परमानेंट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वीज़ा मिल भी सकता है, वीज़ा नहीं भी मिल सकता। अगर वीज़ा नहीं मिलता तो आपके पैसे ज़ाया होने का ख़दशा होता है, तो बेहतर ये होता है कि डमी टिकट्स करें। और कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने बाय ऑल मीन टिकट परचेज करनी है। बेसिकली वो प्रोग्राम देख रहे होते हैं कि किस टाइम पे फ़्लाइट आएगी और क्या आपका प्लान क्या है, टूर प्रोग्राम उसके मुताबिक है ये नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मंडे को आपने वो किया हुआ है उधर से कि टिकट ली हुई है, मंडे की आपने शो की हुई है और मंडे को फ़्लाइट ही कोई नहीं आती, तो आपका प्लान ही सारा गलत है। तो वो देख रहे होते हैं। अच्छा जी, एक और दोस्त है, उन्होंने सब कहा जी कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करें। तो आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है जी, तो पूरी दुनिया से ऑनलाइन आप PDF में कन्वर्ट करें इसके डॉक्यूमेंट्स और उसको सबमिट कर दें, वो कोई मसला नहीं है। आप उसको स्कैन करें और ऑनलाइन सबमिट करें। अब तो हर जगह से ऑनलाइन पोर्टल पे, आप IRCC के पोर्टल पे आप सबमिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए और आप अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से ईज़िली अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी है या नहीं? देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी नहीं है। ये नहीं है कि ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो ही वीज़ा मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। हो तो अच्छा होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये इस्टेब्लिश करने में ज़रा हेल्प मिलती है कि यार बंदा आता जाता रहता है, घूमता फिरता रहता है और कहीं रुकता नहीं है। फ़लाँ मुल्क में गया, टर्की गया, नहीं रुका, बांग्लादेश, थाईलैंड गया, नहीं रुका, अज़रबैजान गया, नहीं रुका, शेंजन गया हुआ है, नहीं, वहाँ पे भी इसने 10-15 दिन में, तो वो इस्टेब्लिश करने में थोड़ी सी आपको हेल्प मिलती है कि ये बंदा जब भी ट्रैवल करता है अपने टाइम लिमिट के अंदर वापस आ जाता है, तो वो थोड़ा सा कन्विंस करने में उसको आसानी होती है।
अच्छा, एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि रिफ्यूज़ल आ गया। अच्छा जी, रिफ्यूज़ल आ गया, कितने अरसे बाद अप्लाई करें? कुछ ऐसे शहजादे होते हैं, कुछ हमारे ऐसे दोस्त होते हैं, वो कहते हैं रिफ्यूज़ल आ गया तो अगले दिन फिर अप्लाई कर देते हैं। आप वेरी नेक्स्ट डे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, अपने रीजंस को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उनको फिक्स करें। फिक्स करने के बाद आप अपना जो है दोबारा फाइल अप्लाई करें। अमूमन जो प्रॉब्लम आती है वो बैंक स्टेटमेंट्स में आती है। लोगों की बैंक स्टेटमेंट जो है वो अनइवन होती हैं, ट्रांजैक्शंस रेगुलर नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़ा सा उसको टाइम दें, अपने 5-6 महीने लगा लें उस पर, अच्छे से तसल्ली से अपनी ट्रांजैक्शंस को रिदम में लेके आएँ। जेन्युइन होती हैं, बाज़ औक़ात लोगों को पता नहीं होता, तो उनको अपना थोड़ा सा टाइम दें, दोबारा अप्लाई कर दें तो दोबारा आपका लग सकता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि एक दफ़ा रिफ्यूज़ल हो गया। यहाँ पे ऐसा भी लोगों को देखा है जिनके 5-5 दफ़ा रिफ्यूज़ हुए हैं और 6ठी दफ़ा में उनको कनाडा ने वीज़ा दिया है। तो अनटिल अनलेस कि आप खुदा न खास्ता किसी ने आपके डॉक्यूमेंट्स फेक डाल के आपको ब्लैकलिस्ट ना करवाया हो, अगर आप किसी ने ब्लैकलिस्ट करवा दिया है, क्योंकि फेक एजेंट बाजू का फेक डॉक्यूमेंट्स डालते हैं और बंदे को ब्लैकलिस्ट करवा देते हैं, तो उसमें फिर चांस होता है कि जितना आप पे आप वो बैन लग गया है उससे पहले आप नहीं अप्लाई कर सकते। अगर 5 साल का लगा है तो 5 साल नहीं अप्लाई कर सकते, 10 साल का लगा है तो 10 साल नहीं अप्लाई कर सकते, अदरवाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। और बेहतर ये होता है कि 4-6 महीने बाद अप्लाई करना चाहिए, एकदम बैक टू बैक जो है ना वो अप्लाई नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जी क्वेश्चन है जी कि अच्छी अमाउंट 6 महीने के लिए होना ज़रूरी है। देखें, ये बड़ा गहरा सवाल है। बात यह है कि ट्रांजैक्शंस आपकी रेगुलर होनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप आपका डेवलप होना चाहिए अकाउंट। बार बार मैं कहता हूं कि एक दफ़ा में लमसम किसी ने 25 लाख डाल दिया, 50 लाख डाल दिया, तो उसमें लाजमी नहीं है कि आपको वीज़ा मिले। वीज़ा मिलता है कि ये देखा जाता है कि यार आपके पास एक रेगुलर इनकम आ रही है, जी आ रही है, उसके बाद आप एक्सपेंस कितना कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है 10,000 दिरहम, 10,000 रियाल, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मकसद 10,000 रियाल को टारगेट करना नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 10,000 रियाल, 10,000 दिरहम आ रही है आपके पास और उसमें से आप 5,000 खर्चते हैं, 5,000 आपके पास बच जाते हैं, या 2,000 या 3,000 बच जाते हैं, और हर महीने बचते बचते 6 महीने बाद वो 18-20 हज़ार रियाल बन जाते हैं, 25,000 30,000 रियाल दिरहम बन जाते हैं। तो और उसमें फिर आपका विजिट जस्टिफाइड है, तो वो ऑफिसर को लगता है ना कि यार इसके पास इतने पैसे होते हैं कि ये खा पी के अपने एक्सपेंस करके कुछ बचा लेता है पैसे और उसमें ये टूर कर सकता है। अगर सॉरी, अगर किसी के बंदे के पास जितने आते हैं उतने ही लगते हैं तो उसने बचते ही नहीं है, तो वो टूर कहाँ से करेगा? इसका मतलब है कि उसने पैसे फिर इधर उधर से पकड़े हैं। वो थोड़ा सा शक शुबे वाली बात हो जाती है और मशकूक, अपना जेन्युइन केस मशकूक नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। विजिट वीज़ा के लिए पाकिस्तान, ओमान दोनों के अकाउंट्स लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, आप 3 जगहों के भी अकाउंट्स लगा सकते हैं। बल्कि एक और क्वेश्चन था इससे मिलता जुलता कि क्या 3 बैंक स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं? जी 3 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मजबूत स्टेटमेंट्स लगाएं। अगर किसी में आपके सैकड़ों रुपए हैं, या सैकड़ों से मुराद ये है कि बहुत कम ट्रांजैक्शंस हैं या बहुत कम रुपए हैं, तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये मत बताएं कि मेरे 10 जो हैं वो बैंक अकाउंट है और 8 में पता चले जी 10,000 या 20,000 की पूरे महीने में आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, तो उनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूँ मैं, 10,000 दिरहम या रियाल की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी रुपीज़। अगर बहुत मिनिमम अमाउंट्स हैं तो उनको साइड लाइन कर दें। जो मेन आपके अकाउंट है जिनमें मेजर ट्रांजेक्शन्स हैं, जिनमें उनको आप लगा सकते हैं, वो 2 भी लगा सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, और मुख्तलिफ कंट्रीज़ की भी लगा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बस ये साबित होना चाहिए जब वो फ़ोन करें या वो उसको वेरीफाई करें तो वो ये माने कि जी ये फ़लाँ साहब के अकाउंट्स हैं। अच्छा जी एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो है सवाल था कि क्या 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लेना चाहिए, रखना चाहिए कनाडा के विजिट वीज़ा के लिए? नहीं सर, 50 लाख से 1 करोड़ रुपया आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। 10-12 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए आपके पास, उनमें से भी जो 7 हों, यानी कि आपके कार्ड में एट अ टाइम आप जब लैंड करें तो 5,000 डॉलर्स तक आपकी एक्सेस हो, यानी कि 2-3 हज़ार डॉलर आपके अकाउंट में हो, 2-3 हज़ार डॉलर आपके कैश में हो,
तो 5-6 हज़ार डॉलर जो हैं वो एक बंदे के लिए सफिशेंट हैं। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का क्या करना है। और दूसरा सवाल इनका ये था कि वहाँ पे LMIA के हवाले से कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मैंने इसीलिए उसकी वेरीफाइड जॉब एम्प्लॉयर्स वाली एक वीडियो भी बनाई है कि आप उस वेबसाइट को एक्सेस करें, जॉब बैंक को, और वहाँ पे अपने प्रोफेशन के हिसाब से देखें, रिसर्च करें। जो ही वीज़ा आ गया है तो ये नहीं है कि अगले दिन आपने निकल पड़ना है, कोई हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, तो रिसर्च तो करें थोड़ी सी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप ऑटो मैकेनिक का काम करते हैं या जानते हैं तो उनकी जॉब्स कहाँ पर हैं, किस प्रोविंस में हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके बाद अगर आप प्लम्बर का काम करते हैं तो प्लम्बर की जॉब्स कहाँ हैं। अगर आप IT स्पेशलिस्ट हैं तो उसको देख के आए, ज़रा सर्च करके आए कि यार कौन से एरिया में उसकी जॉब्स हैं। वो बनाई इसलिए थी वो वीडियो कि आप उसमें, जहाँ पे टाइटल में मैंने शेफ़ डाला है, आप उसमें IT स्पेशलिस्ट डाल रहे हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डाल लें, आप उसमें डॉक्टर डाल लें, आप उसमें इंजीनियर डालें, व्हाट्सोएवर योर प्रोफेशन इज़, आप उसमें डाल के तो चेक तो करें कि आपने कौन से प्रोविंस में, उसके लिए क्या, आपका कौन सा प्रोविंस आपके लिए पोटेंशियल है। एक और ये गरीब बंदा नहीं जा सकता। काफ़ी लोग गरीब भी आते हैं जी यहाँ पे, सारे ही बिलियनियर नहीं आते, बल्कि बिलियनियर्स को तो शायद आने की ज़रूरत भी नहीं होती। गरीब बंदे भी आते हैं, लेकिन उनको मेहनत थोड़ी सी अपनी चीज़ों पर ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर कोई बंदा ये सोचे कि वो गरीब है और उसको कोई करके देगा, तो फिर शायद उसके लिए चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन कोई भी गरीब आदमी, बेशुमार मिसालें हैं जी, बेशुमार मिसालें हैं। लास्ट भी मैंने एक दोस्त हैं, उनकी वीडियो बनाई थी, तो वो एक गांव में, बॉर्डर एरिया पे, पाकिस्तान का गांव है, जहां पे एक घर के अंदर दुकान है उनकी। उस दुकान से अगर उन्होंने वीज़ा ले लिया है और वो यहाँ पे आ गए हैं, तो हर बंदा आ सकता है। सिर्फ मैनेज करने की बात होती है, अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करें, अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें, तो आप आ सकते हैं। अच्छा जी, फ़ीस बता दें अपनी फ़ीस। मेरी कोई फ़ीस नहीं है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऑफ़र की। मेरी कोई फ़ीस नहीं है। मैं हर बंदे को हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, और जितनी भी इंफॉर्मेशंस देता हूँ उनका मकसद ये होता है कि आप ख़ुद करें। और अगर आपका मसला हल हो जाता है मेरी किसी भी इंफॉर्मेशन से, तो मैं समझता हूँ कि मुझे फ़ीस मिल गई। बाकी आपकी दुआएं ही मेरी फ़ीस हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, लॉगिन इश्यूज़ हैं, तो बेहतर यह है कि एक दोस्त ने कहा जी कि सवाल किया कि भाई उनको लॉगिन इश्यूज़ आ रहे हैं, और अगर लॉगिन इश्यूज़ आ रहे हैं तो रिकवरी में जाए, और अपना अगर सब कुछ भूल गए हैं, अपने रिकवरी क्वेश्चंस भी भूल गए हैं, तो दोबारा लॉगिन बना लें। अगर फ़ीस तो आपने जमा नहीं करवाई, तो फ़ीस नहीं जमा करवाई तो दोबारा भी बन सकता है, कोई मसला नहीं है उसका। एक दोस्त ने ये कमेंट किया जी कि आप जो फ्रॉडलेंट्स हैं उनको विजिलेंट कर दिए। बात यह है जी कि फ्रॉडिये अगर विजिलेंट हो गए हैं और मेरे लोग नहीं विजिलेंट हो रहे, तो अब बताएं मैं क्या करूं। मेरा काम है कि दिया जला के रखना। अब इससे वो लोग अगर होशियार हो रहे हैं जो कि फ्रॉडलेंट्स हैं या जो स्कैमर्स हैं, तो मुझे बताएं ना, मैं अपने लोगों को डूबता हुआ कैसे देखूं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो लोग मुझे फेक वर्क परमिट्स, फेक LMIAs, फेक विजिटर वीज़ाज़ और पता नहीं क्या क्या भेजते हैं, मैं उनको कैसे बचाऊं। मेरे पास एक ही प्लेटफॉर्म है कि मैं उनको कोशिश करूं कि उनको बताऊं कि यार इन फेक एजेंट्स से दूर रहें, इनसे बचें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर या तो अप्लाई ना करें। सीधी सी बात है, अगर आपने दूसरों पर तकिया करना है और दूसरों अपने हाथ काट के लोगों को देने हैं, तो वो उन्होंने तो वही करना है जो वो कर रहे हैं। मेरी आपसे बार बार इल्तिजा है कि अपने केस पर ख़ुद काम करें। अपने केस पर जो काम करता है उसको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, और वो आ सकता है। और मकसद ये है कि अपने लोगों को थोड़ा सा बताना, फ्रॉडलेंट्स को विजिलेंट करना मकसद नहीं है। तो अच्छा जी, ड्राइवर जॉब्स अवेलेबल हैं, और हाँ, वो जॉब बैंक वाली वीडियो किसी साहब ने देखी है, और उन्होंने कहा जी कि ड्राइवर की और ट्रक ड्राइवर्स की काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। लोग क्यों हैवी फीसेस देते हैं, क्यों बड़ी बड़ी फीसें देते हैं और LMIA भरते हैं?
तो गुजारिश ये है कि वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि लोग जब आते हैं तो यहाँ पे आके टाइम उनके पास 180 दिन होता है और फिर वो परेशान होते हैं और परेशान होकर फिर वो हाथ पैर मारते हैं। उनको समझ नहीं आती कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर इसका रकबा है। तो वो परेशान हो जाते हैं कि जाएं किधर। तो इसीलिए बार बार कहता हूं कि अपना पेपर वर्क करके आएँ तो आपको पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। LMIA के आप अगर सही जगह पर लैंड करेंगे, सही जगह पर आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर आप मुल्तान में जाके, फिर बता रहा हूँ, अगर हीटर बेचने की कोशिश करेंगे तो नहीं बिकेंगे। अगर आप कनाडा में आके रेफ्रिजरेटर बेचने की कोशिश करेंगे तो शायद ना बिकें। या आप अंटार्कटिका में जाके आप जो है वो फ्रीज़र बेचने की कोशिश करेंगे तो नहीं बिकेंगे। मुल्तान में फ्रीज़र बेचें और कनाडा में हीटर बेचेंगे तो बात बन जाएगी। जिस चीज़ की जहाँ डिमांड है वहाँ पे ले जाके बेचेंगे। आपकी जो स्किल है उसको उसके रेलेवेंट एरिया में जाके सेल करेंगे तो आपको कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा उसको उन सर्विसेज को रेंडर करने के लिए। अच्छा जी, तो फिर किसी ने कहा जी कि आपका वे ऑफ स्पीकिंग अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आता है, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और कोई फ़ीस चार्जेस, मेरी कोई फ़ीस नहीं है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने कंसिडर किया। लेकिन मेरी किसी किस्म की कोई फ़ीस चार्जेस नहीं है और मैं ये आप लोगों की रहनुमाई के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ। और आखिरी क्वेश्चन है जी कि 4 टेस्ट जो हैं उनके हवाले से कोई वीडियो बनाएं जो कि IRCC इंक्लूड करने जा रहा है। इस पर भी वीडियो मैंने बनाई हुई है और आपसे गुजारिश है कि वो 1.5-2 मिनट की वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, वो देख लीजिएगा, इसी चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप कहेंगे तो जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं दोबारा उस पर वीडियो बना दूंगा, डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन वो वीडियो जो मैंने बनाई हुई है वो भी सफिशेंट है, उसको देख लीजिएगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, आपसे गुजारिश है कि क्वेश्चंस करते रहिएगा। आपके क्वेश्चंस और आपके कमेंट्स मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। यही मेरी फ़ीस है, यही मेरे लिए मोटिवेशन है। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।